बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि बदतरीन सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मुल्क भर में 1265 अमवात हुई। 190% से जायद बारिशों की वजह से ज्यादा तबाही हुई। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। अब तक इमदादी सामान के 29 तैयारे पाकिस्तान आ चुके हैं, जबकि फ्रांस और कतर से मेडिकल टीमें अगले 2 रोज में पहुंचेंगी। जो रेनफॉल का हमें सामना करना पड़ा वो ओवरऑल पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 190% से ज़्यादा, बलूचिस्तान में 436% और सिंध में 464% ज़्यादा बारिशें हुई। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद बच्चों की है। फौरी तौर के ऊपर हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। टेंट्स मुहैया किए, वो तकरीबन 4,20,000 हैं। 4 दिनों में अब तक हमारे पास 29 रिलीफ गुड्स की फ्लाइट्स आ चुकी हैं। कतर की तरफ से हमें एक मेडिकल टीम और फ्रांस की तरफ से एक मेडिकल टीम अगले 2 दिनों में पहुंचने वाली है। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल का कहना है कि बदतरीन सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से जायद आबादी मुतासिर हुई। 10 लाख से जायद घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ चुकी है। उनका कहना है कि मुल्क में मौजूदा तबाही विसाल से बहुत बड़ी है। हुकूमत और इदारे तन्हा ऐसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी कौम को यकजा होकर आगे बढ़ना होगा। वो शुमाली इलाका जात जहाँ पर रवायती तौर पर और तारीखी तौर पर बारिश होती थी, वो कम बारिशों का सामना किया, और वो इलाके हमारे जनूब में जहाँ पे लो या नहायत ही मॉडरेट रेनफॉल होती थी, वहाँ पे हाई ही नहीं बल्कि हाईएस्ट रेनफॉल हुई, जो कि हमारी 30 साल की औसत में उन इलाकों के लिए 500 गुना से ज़्यादा रेनफॉल थी, जिसने बहुत वसी पैमाने के ऊपर फ्लडिंग की। हमारे लिए मौका है कि हम एक कौम बनकर इस मुश्किल की घड़ी से न सिर्फ निकलें, बल्कि एक पाकिस्तान की तामीर नौ की नई मुहिम शुरू करें। ये सैलाब हमें ये भी दर्स दे गया है कि हमने जो गलतियां की हैं, नदियों में, दरियाओं में, नालों के अंदर तामीरात की हैं, और जो हमने माजी के अंदर कोताही की है, वो कोताही इस सैलाब के साथ ही हम डबो दें, और आइंदा जब तामीर करें तो इन नदी नालों को पानी की गुजरगाहों के लिए छोड़ दें, ताकि जब सैलाब आए तो वो तेज़ी के साथ डिस्चार्ज होकर निकल जाए और उस पैमाने के ऊपर नुकसान ना करे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी की टीम्स भी शाना बशाना हैं। पाक फौज के एहलकारों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों की मदद की। 50,000 से ज़ायद मुतासरीन को आर्मी मेडिकल कैंपों से रिलीफ फराहम किया गया। मुश्किल सूरत हाल में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है कि इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, और चाहे इसके लिए कितना ही वक्त और कितनी ही कोशिश दरकार हो। आर्मी एविएशन, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मुसलसल मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। अब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद आर्मी एविएशन, PF और नेवी के पायलट्स ने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया, बल्कि उन तक ज़रूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया है। मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं, और इनमें 50,000 से ज़ायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया है, जबकि 250 मेडिकल कैंप्स, जिसमें आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ अब तक 83,000 से ज़ायद मरीजों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया कर चुके हैं। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स मेजर जनरल जफर इकबाल का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। सूबों, महकमों और निजी इदारों को मिलकर काम करना होगा। मुतासरा इलाकों की ज़रूरियात के मुताबिक मदद पहुँचाना होगी। मैं
مخیر حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی امداد کرنا چاہتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ان سینٹرز پہ جا کر اپنا سامان جمع کرائیں, اور جو کوئی خود اس علاقے میں جا کر خود لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو ہمارے سینٹرز سے رابطہ کیجئے, وہ آپ کو وہاں تک گائیڈ کر کے لے کے جائیں گے. اس کے بجائے کہ ہر ایڈ صرف ایک ہی جگہ پہ پہنچے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک یہ ایڈ پہنچے, اور ٹیل اینڈ تک پہنچانے کے لیے یہ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ہدایت کی کہ تمام سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت ہر طرح سے سندھ حکومت کی مدد کے لیے حاضر ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تمام سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. وزیر اعظم نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی اور جذبے کو سراہا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا. تو فرانسیسی طیارہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا. امدادی سامان میں سیلابی پانی نکالنے کے لیے پمپ بھی شامل ہیں. ترجمان وزارت صحت کے مطابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے فرانسیسی سفیر کا استقبال کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں فرانس کی حکومت اور عوام کی مشکور ہیں. دونوں ممالک میں سفارتی سطح پر دیرینہ تعلقات ہیں. ڈاکٹرز کی ٹیمیں اور تربیتی اسٹاف بھی امدادی سامان کے ہمراہ ہے. پورا ملک سیلاب کے زد میں ہے. سندھ اور بلوچستان میں بہت تباہی ہوئی ہے. نواب شاہ میں سیلاب سے متاثرہ افراد نے مختلف کیمپوں میں پناہ لے لی ہے, لیکن ریلیف کیمپوں میں انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. وہاں پر کیا حالات ہیں بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر عبدالخالق. حالیہ بارشوں کو 2 ہفتوں سے زائد گزر چکے ہیں, لیکن سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ضلع حکومت کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں اور اسکولوں میں ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں شہر کے سب سے بڑے ہائی اسکول HM خوجہ ہائی اسکول میں. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ایک ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے, لیکن ان ریلیف کیمپ میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمیں وقت پر امداد نہیں مل رہی ہے, وقت پہ کھانا نہیں مل رہا ہے. ضلع حکومت کی جانب سے یہاں پر ایمبولینس اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا ہے, لیکن میڈیکل کیمپ میں ادویات نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ یہی صورتحال شہر کے مختلف علاقوں میں. یہاں پر سیلاب متاثرین نے اپنی مدد آپ کے تحت ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں اور حکومتی نمائندے نہ ہونے کے برابر ہیں. سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومتی نمائندے آتے ضرور ہیں اور تصویریں کھنچوا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے چلے جاتے ہیں, جس سے ہماری مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جی ویلکم بیک. سندھ میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 22 افراد جاں بحق. سندھ میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 492 ہو گئی. PDMA کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 215 بچے, 180 مرد جبکہ 88 خواتین شامل ہیں. ریلیف کیمپس میں بچوں کے لیے کھانسی, پیٹ درد اور دیگر دواؤں کی قلت. سب سے زیادہ 73 ہلاکتیں شکارپور میں ہوئی جبکہ 124 زخمی ہوئے ہیں. لاڑکانہ میں 36 ہلاکتیں, 7207 افراد زخمی ہوئے ہیں PDMA کی رپورٹ کے مطابق. اسی بارے مزید جانیں گے اسلم خان, بیورو چیف کراچی سے. جی اسلم, آگاہ کیجیے گا. حالانکہ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 492 ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں سیلاب اور بارشوں سے, جس میں سب سے زیادہ تعداد 215 وہ بچوں کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو مقامی ذرائع ہیں, جب ان سے ہماری بات ہوئی ہے بالخصوص خیرپور میں, شکارپور میں, تو ریلیف کیمپوں میں بچوں کے لیے جو ادویات ہیں, جلدی امراض ہو, کھانسی ہو, بخار, ملیریا ہو یا پیٹ کے امراض, اس کے لیے ادویات کی قلت ہے. ابھی کچھ دیر پہلے شرجیل میمن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہلاکتیں ہیں وہ اب اس وقت جو کرنٹ ہے وہ 559 ہو چکی ہیں. PDMA کے پاس گزشتہ رات تک کا ڈیٹا ہے وہ 492 اور شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ 559 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور نقصانات کا تخمینہ گزشتہ روز تک اگر اب بات کریں تو وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے تھے کہ 1100 ارب ہے, اور شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ پانی کی نکاسی مکمل ہو جائے گی, یہ سیلابی ریلا گزر جائے گا, تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے شاید یہ 1500 ارب یا اس سے بھی زیادہ ہونے کا امکانات ہے. آزاد ذرائع اس طرح رپورٹ کرتے ہیں. 44 لاکھ ایکڑ رقبہ, ایک اندازہ لگائیں کہ سندھ پورا کا پورا اس وقت ڈوبا ہوا ہے. 44
40 लाख एकड़ रकबे पर जो खड़ी फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। अरबों रुपए सिर्फ फसलों की सूरत में नुकसान उठाना पड़ रहा है। 87 लाख अफराद हैं जो मुतासर हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो हलाकत है वो शिकारपुर में सबसे ज़्यादा 77 हुई हैं। वज़ीर आज़म ने 15 अरब रुपए इमदाद का ऐलान किया था। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि 15 अरब रुपए इस पूरे सिंध की जो तबाही हुई है उसके सामने कुछ भी नहीं है। वफाक को इससे आगे बढ़कर इमदाद देना होगी। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो नकल मकानी करने वाले जो अफराद की तादाद है वो हर रोज़ अब बढ़ रही है। 52 लाख अफराद इस वक्त जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं सिंध के मुख्तलिफ अजला में, चूँकि पानी की निकासी नहीं हो सकी है। हुकूमत खान, ब्यूरो चीफ कराची, हमें अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी कहते हैं कि इमरान खान इंतशार फैला रहे हैं। इमरान खान के हर बयान में तजाद है। आइंदा इलेक्शन में भी इमरान खान को उम्मीदवार नहीं मिलेगा। दोस्त मजारी पर पंजाब असम्बली में तशद्दुद हुआ, उसी के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा कर लिया गया। मोहम्मद मजारी FIR कि उसके ऊपर अटैक हुआ असेंबली में, उसी FIR की ज़िम्नी के अंदर हम लोगों के नाम, किधर का इंसाफ है? लोगों को चाहिए कि देखें, हम लोग चाहे जो भी रुझान हो ना, चाहे जो भी सियासत की पार्टी आजकल फैशन में हो ना, हम लोग हकीकत का बयान करते रहेंगे। यही लोग जो आज उससे मुतासिर हुए हैं, कल इमरान खान को गालियां निकालेंगे, आप देखेंगे। आज से 4 महीने पहले उसका लाहौर के अंदर कैंडिडेट नहीं मिलता था उसको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। वो लोग भूल गए, आइंदा इलेक्शन में भी कैंडिडेट नहीं मिलेगा, ये एक्सपोज होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान मुश्किल वक्त में भी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं। एक जलसे पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्हें सलाह मुतासरीन का कोई एहसास नहीं। इनके लिए पाकिस्तान और आवाम की कोई अहमियत नहीं। वफाकी हुकूमत इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। एक तरफ लोग आफतज़दा इलाकों में किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनके घर बार उनसे छीन गए, माल मवेशी चले गए, और दूसरी तरफ इतनी बेहिसी है कि सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। और पंजाब के जुडिशल वज़ीर आला साहब और उनके साहबजादे एक भी आफतज़दा इलाके का विजिट नहीं किया। एक जलसा जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब कर रहे हैं वो 20 से 25 करोड़ रुपए में पड़ता है। सियासत अहम है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम वो अहम नहीं है। और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि वो बैरून मुल्क से $1 मिलियन की तनख्वाह छोड़कर पाकिस्तान आए थे। मुल्क की खिदमत की NFC अवार्ड करवाया, आज गद्दार करार दिया जा रहा है। लीक की गई टेप्स जालसाजी से जोड़ी गई। पहले भी हमने आवाम की बात की, आइंदा भी करते रहेंगे। कौन जेपरडाइज कर रहा था इस IMF प्रोग्राम को? हम कर रहे थे या जिन्होंने टेप्स लीक किए हैं? टेप्स क्यों लीक किए आपने जब अभी प्रोग्राम जो है साइन ही नहीं हुआ? तो आप अपने गिरेबान में झांकें। आपने इसलिए कि हमें पॉलिटिकली आप हमें वो बैकफुट पे रखने की कोशिश कर रहे थे, आपने जल्दबाजी की। अगर आपने लीक करनी थी तो आप मंगल को करते, बाद में करते। उस दिन आपने क्यों किया? फिर कहना कि यार शौकत तरीन गद्दार है। शौकत तरीन का बाप जो है वो बरतानिया की जेल भी खा चुका है। वोट जो दिया था बरतानिया भी वो भी खा चुका है, हिंदुस्तान की जेल भी खा चुका है। शौकत तरीन जो है वो $1 मिलियन छोड़ के आया था जब थाईलैंड से, और इसका मतलब है 50 लाख रुपया महीने की मैंने तनख्वाह छोड़ी थी और 1,75,000 मुझे मिलता था, जिससे टैक्स देके मेरे पास 25,000 रुपया बचता था। वो भी मैंने किया और हबीब बैंक को टर्न अराउंड किया। मैंने फिर जाके 7th NFC अवार्ड भी किया है जो 19 साल के बाद करवाया था। उस वक्त तो शौकत तरीन गद्दार नहीं था। PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कायदीन पर झूठे मुकदमों के पीछे हुकूमत का खौफ है। हलीम आदिल शेख की एक मुकदमे में जमानत होती है तो दूसरा मुकदमा दर्ज करके पकड़ लेते हैं। उन पर तशद्दुद भी हुआ। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहाँ गए? अब बोलते क्यों नहीं? जब महीनों ये होता रहे कि मुकदमा बनाओ, झूठा पर्चा कटवाओ, गिरफ्तार करो, धक्के लगवाओ, जिस वक्त बेल हो तो फौरी तौर पर एक और मुकदमे में पकड़ लिया जाए, और मुकदमे भी तमाम के तमाम किसी केस के अंदर जो है कोई फरीक जो है वो
इनफरादी पार्टी ना हो, वो तमाम के तमाम हुकूमत के सिंध की तरफ से बनाए हुए केसेस हो, तो इसका मतलब कि वाज़े सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इस वक्त ये जो सब आपको नज़र आ रहा है, ये जो सियासी इंतकाम नज़र आ रहा है, ये इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि ये बड़े ताकतवर हुए हुए, ये इसलिए नज़र आ रहा है कि ये इंतहाई कमज़ोर हुए हुए, ये खौफज़दा हुए हुए। इनको नज़र आ रहा है कि ये जो एक इम्पोर्टेड निज़ाम बनाया गया था, ये इम्पोर्टेड निज़ाम चलने वाला नहीं है और किसी दिन भी इस निज़ाम ने गिर जाना है। हलीम आदिल शेख ने जाके लोगों की जो मुश्किल में उनकी आवाज़ पहुंचानी थी, ये खौफ है जिसकी वजह से ये सारे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और हमारी जो ये तमाम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ, वो किधर छुपे हुए हैं, वो कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या इसलिए कि ये केस जो है अमेरिका और यूरोप के अंदर जो है उसकी सुनवाई नहीं होती? ये सिर्फ उन केसेस के ऊपर बात करते हैं जहाँ पे इनकी बाहर से कोई फंडिंग आए या बाहर से इनको कोई तहसीन मिले, खराज तहसीन मिले। मच्छरदानी और वो मॉस्पेल भी होती है बच्चों को, वो भी अगर लगा दें क्योंकि इस मुश्किल टाइम में वो निकल जाएं। जो हमारी कोशिश है अब कि सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं, मेरे जितने MPs MNAs सारे इलाकों के हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ कि आपने मौजूद होना इन इलाकों के अंदर, क्योंकि इस वक्त लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि पब्लिक का नुमाइंदा होता है, मुश्किल वक्त के ऊपर लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो मैं अपने सारे नुमाइंदों की और आए हुए सारी तकरीबन मेरी टीम यहीं है, मैं ख़ास तौर पे आपके ऊपर ये करूँगा कि आप मुसलसल इलाकों के अंदर रहें और हम आपसे मुसलसल राब्ते में रहेंगे। आप हमें आगाह करते रहेंगे कि क्या क्या मुश्किलात आ रही है सामने। बस ये अभी जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है, जलसा मैं शाम को कर रहा हूँ, उसमें ना रहे। ये है सिर्फ हमारा इस सारे इलाके में अल्लाह ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने DI खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा, तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है, और ये नुकसान ये है कि अभी मुश्किल वक्त, ये जो वक्त है, ये लोगों के ऊपर सही मुश्किल का वक्त आया हुआ है, और इसमें हम सब मिल के, यानी MPs MNAs गवर्नमेंट, मैं, हम सब मिल के अब पूरी उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त मुतासर हुए हैं। शुक्रिया जी। एक मिनट, दो चीज़ें भूल गया। देखिए आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए, ये तो मैंने अभी की बातें की। एक मिनट, आगे के लिए हम क्या चाहते हैं? आगे के लिए 2 डैम्स का बनना बहुत ज़रूरी है। एक है स्वारा डैम और दूसरा मुरंजी डैम, मुरंज डैम। मेरे दोस्त जाफर लगारी मुझे 3 साल से लगे हुए थे असेंबली में कहने के लिए कि ये मुरंज डैम बननी चाहिए। मैं वापडा को कहता था, लेकिन वापडा का उनका वो डैम तब बनाते हैं जिसमें से बिजली हो, तो क्योंकि ये बिजली वाली डैम नहीं है, वाटर स्टोरेज की डैम है। ये अब इस फ्लड के बाद ये तो वाज़े हो गया कि इस डैम का इतना, दोनों डैम्स का बनना इतना ज़रूरी है। उधर DI खान में टांगजाम डैम और यहाँ 2 डैम हैं, मुरंज और ये स्वारा। इसलिए ज़रूरी है कि ये वो इलाके हैं जिधर सर्दियों में खुशहाली होती है, लोगों के पास पानी नहीं होता, और यहाँ तो पानी एक इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो अगर ये 2 डैम्स होती हैं तो ये इलाका भी बच जाता, और सारा कितने, मेरे ख्याल में 2-3 सालों तक पानी का कोई मसला ना होता यहाँ मवेशियों के लिए और ये सारे इलाके के लिए। तो इसलिए ये तो इमरजेंसी बेसिस पे हमने ये रोकने के लिए 2 डैम्स बनाने हैं। तीसरा मसला फिर भी करना पड़ेगा ड्रेनेज का। जब पानी आ जाता है, अब पानी ने तो अपना रास्ता ढूंढना है, जब पानी का रास्ता नहीं मिलता वो तबाही मचा देता है। तो ये हर जगह मैंने देखा है कि जो पुराने कोर्सेज थे उनके ऊपर घर बन गए हैं, उनको कब्जे हो गए हैं, तो वो जो पानी का रास्ता वो रुका हुआ है, वो जब रुकता है तो वो सारा इलाका तबाह कर जाता है।
تو یہ جو ڈرینیج کا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ آگے سے اگر ڈیم بن بھی جائے، زیادہ پانی آ بھی جائے، پھر بھی اس کو ڈرین ہونا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ جائے گا دریائے سندھ کے اندر، اور اس کے لیے بھی یہ تیسری چیز ہمیں ڈرینیج کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔